वेरी गुड मॉर्निंग 16 जून और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यूज़ हैं आपके लिए, जिसमें से पहली न्यूज़ ये है कि पेप्सिको ने भी हाल ही में $3 मिलियन ये इन्वेस्ट करी फॉर द सेफ वाटर एक्सेस। कहाँ पर ये जो है $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, और इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये क्या करेगी, अपने पूरी तरीके से अपने जो लेंडिंग ऑपरेशंस हैं, लेंडिंग ऑपरेशंस का मतलब है यहाँ पे जो उधार के काम है, ठीक है, उनको पूरी तरीके से डिजिटलाइज करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने इसको क्वेश्चन में भी एमसीक्यू में भी शामिल किया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप एग्जाम सालों को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, जहाँ मिलते हैं आपको डेली अपडेट, और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग पहले एमसीक्यू की तरफ। आज की स्लाइड को ज़रा गौर से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कल के कंपैरिजन में या पहले के कंपैरिजन में आज क्या अंतर है आपको दिख रहा है। ठीक है, खैर यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन ये बताना है कि मैप्स का फुल फॉर्म बताना है। जी हाँ, मैप्स का फुल फॉर्म का मतलब है, आपने वो जो मैप देखा होगा जियोग्राफिकल मैप, वो मैं वहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर दूसरे मैप्स की बात कर रहा हूँ। खैर मैं आपको पहले कंटेक्स्ट बता देता हूँ। वो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, एरोमेटिक प्लांट। तो इसने अभी हाल ही में क्या किया है, एक फोटोग्राफी कंपटीशन रखा है। ठीक है, तो जो फोटोग्राफी कंपटीशन रखा है उसमें जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उनकी आप फ़ोटो जो है भेज सकते हैं इसके साइट पर। तो उसका जो थीम रखा गया है नो योर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। यहाँ पर मेडिकल नहीं मेडिसिनल कर लीजिएगा। ठीक है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो मैंने इंस्टीट्यूट बताया था, इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यानी इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। देखिए ये CSIR के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? ये है लखनऊ में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1959 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन फर्स्ट सिख ऑब्जर्वेंट बन गया है? कहाँ पर? US की स्टेट मिलिट्री एकेडमी से। ठीक है, ग्रेजुएट हो गए। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ पर मिलिट्री में ग्रेजुएट होता है, जैसे मिलिट्री से आप ग्रेजुएट कर सकते हैं, आई मीन जैसे आप कभी भी आर्मी के द्वारा ग्रेजुएट करते हैं, तो उसी तरीके से US की मिलिट्री एकेडमी में एक पर्सन जो अभी हाल ही में सिख कम्युनिटी से है, वो ग्रेजुएट है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेजुएट है। तो यहाँ पर आपको इसका नाम बताना है। इसका नाम है अनमोल नारंग। देखिए ये पहली नहीं है, पहली का मतलब ये सी, ये नहीं, ये महिला है, तो इसलिए यहाँ पर पहली महिला है जो ग्रेजुएट हुई हैं। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री एकेडमी से। इससे पहले देखिए इससे पहले कौन था? यानी अगर आप फर्स्ट की बात करें तो इससे पहले थे, इनका नाम था सिमरत पाल सिंह। ठीक है, सिमरत पाल सिंह। केस क्या हुआ था सिमरत पाल सिंह के साथ? बात में आपको बता दूं, ये सिख समुदाय से थे। तो जब ग्रेजुएट हुए तो वहाँ पर मिलिट्री का एक रूल है, ना कोई पगड़ी पहन सकता और ना दाढ़ी। तो जिससे उनको ये कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाने के बाद 1987 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन के कांग्रेस से एक बिल पास हुआ जिसमें किसी भी अदर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने फेथ रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन खैर अब क्या किया गया है, अब ये हुआ है कि जो मिलिट्री है और साथ साथ में जो US के आर्मी है, उसने पूरी तरीके से ये अपने रूल्स हटा दिए हैं, और कोई भी यानी कोई पर्सन है जो सिख कम्युनिटी से या किसी भी अदर कम्युनिटी से है, वो अपने रिलीजियस को फेथ को रख सकता है।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में बधाइयाँ दी हैं एक फेस्टिवल पर, ठीक है। ये राज्यसभा का फेस्टिवल है, उसका। तो ये कौन सा फेस्टिवल है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में नेशंस को जो बधाइयाँ दी हैं वो कौन से फेस्टिवल की दी हैं। तो यहाँ पर फेस्टिवल है राजप्रभा, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, राजप्रभा यहाँ पे कर लेना, राजप्रभा फेस्टिवल। तो राजप्रभा फेस्टिवल का मतलब क्या है, देखिए उड़ीसा में ये फेस्टिवल होता है हर साल, उड़ीसा में ये फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो उड़ीसा में जो ये फेस्टिवल होता है ये क्यों होता है, तो जब मानसून आना होता है, मानसून यानी जब आना होता है, तो मानसून के आने से पहले ये लोग क्या करते हैं, एक यूनिक फेस्टिवल बनाते हैं जिसमें माना जाता है यानी जो हमारी अर्थ है वो अर्थ, अब उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो जितनी भी महिलाएं हैं वहाँ पर सज धर कर ये फेस्टिवल का आयोजन करती हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इस फेस्टिवल का नाम जो है वो क्या है, राजप्रभा। और राजप्रभा फेस्टिवल कहाँ का फेमस है, तो ये है उड़ीसा का फेस्टिवल फेमस है, ठीक है। बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा है कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये मनाया जाता है हर साल, कब, 15 जून को, ठीक है। 15 जून को मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है आपको बता देता हूँ, ये क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों मनाया जाता है। तो 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से एक जो है यहाँ पर डे पास हुआ, उस डे का नाम था वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। यानी जो हमारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, मतलब अत्याचार का मतलब यहाँ पर ये है कि उनके खिलाफ उनके जो राइट्स हैं, उन राइट्स को उनको फुलफ़िल नहीं मिलते हैं, उनके राइट्स सारे फुलफ़िल नहीं होते हैं। तो उसके लिए एक अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और जो ये अवेयरनेस डे मनाया जाता है 2011 से मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार जो मनाया जा रहा है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 15 जून को, इस बार का थीम आपको याद रखना है। थीम ये है, सेफ गार्ड ओल्डर पर्सनस ड्यूरिंग द कोविड-19 एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको। एक बार मैं फुल से बोल देता हूँ, सेफ गार्ड ओल्डर पर्सनस ड्यूरिंग द कोविड-19 एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, 15 जून को ये मनाया जाता है। कोविड-19 से ऐसा माना जा रहा है लगभग 60% जो एल्डर पॉपुलेशन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा है कि अभी हाल ही में CSIR यानी एक इंस्टीट्यूट है CSIR, जिसने अभी हाल ही में नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मेन एम क्या होगा, रियल टाइम अवेलेबिलिटी कराना, यानी जैसे कोई क्रिटिकल हेल्थ है तो उस क्रिटिकल हेल्थ के समय पे कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है तो उसको क्या करना है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता को इमीडिएट फुलफ़िल कराने के लिए मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल का नाम क्या है, आरोग्य पाथ, ठीक है। याद रखना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि मान लो कोई बंदा है जो PPE किट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बंदा है जो PPE किट बनाता है। अब कोई कस्टमर है या कोई हॉस्पिटल है जिसको PPE किट की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा इमीडिएट, तो ये क्या करेगा, आरोग्य पाथ पोर्टल पे जाकर अपनी जो PPE किट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर पर्सन से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि यानी इस हॉस्पिटल्स को PPE किट्स जो आवश्यकता इमीडिएट ज़रूरत थी वो डायरेक्ट फुलफ़िल हो जाएंगी और बीच में कोई भी इंटरलॉकिंग कंडीशन नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा भी हाल ही में एक रिस्ट्रक्चर कमेटी बनाई गई है। और ये रिस्ट्रक्चर कमेटी क्या करेगी, जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनके रेजोल्यूशंस में उनको रेजोल्यूशन करेगी और साथ साथ में जो लिक्विडेशन की प्रोसेस है उसके लिए नए रिव्यू तैयार करेगी।
तो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? ये बनाई गई है उदय कोटक की अध्यक्षता में। 14 मेंबर की कमेटी है और ये क्या करेगी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी इंस्टीट्यूट को रिस्ट्रक्चर कैसे किया जाए और तेज़ी से हमारे यहाँ पर जो कॉरपोरेट सेक्टर्स का जो लेंडिंग प्रोसेस है उसको किस तरीके से आसानी से लिक्विडिफाई किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन ज़रा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इंस्टीट्यूट इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 में आपसे पूछा है कि एमबी लाल कमेटी किससे रिलेटेड है। देखिए, आपने सुना होगा जो आसाम में एक ऑयल मतलब ऑयल जो वहाँ पर वेल था, वहाँ पर एक घटना हुई, वहाँ आग लग गई, इंडियन ऑयल का जो प्लांट था। तो उसके बाद ये एमबी लाल कमेटी फिर से एक बार चर्चा में आई। चर्चा में क्यों आई, अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर। आंसर जी यहाँ है सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर ऑयल कंपनीज। ठीक है, तो ये क्यों है? एमबी लाल कमेटी, देखिए 2009 में जब जयपुर में यानी राजस्थान में जो है वहाँ पर एक घटना हुई थी, और उस घटना के बाद क्या हुआ था, उस घटना के बाद एमबी लाल कमेटी बनाई गई थी। और जो एमबी लाल कमेटी बनाई गई थी वहाँ पर उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। रिकमेंडेशन ये थे कि हम एक, जहाँ पर भी ये कोई भी ऑयल सेंटर होता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे प्रभावित ना हो। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर द ऑयल कंपनी से रिलेटेड है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड का जो हेड है, वो चार्ज है, वो किसको सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है विश्वजीत दास गुप्ता को। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आपको, किसे सौंपा गया है? ये सौंपा गया है विश्वजीत दास गुप्ता। ठीक है, तो विश्वजीत दास गुप्ता जो है ये क्या करेंगे, ये एस एन घोरमाडे को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर नाम लिख लेना, एस एन घोरमाडे। ठीक है, उनको ये क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, खैर बता दीजिए आप। इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे, 108। फीफा यानी इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। फीफा का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी क्या करेगी, जो आसाम में डिजास्टर हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड में, उसको वो इंक्वायरी करेगी। ठीक है, तो ये किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है? ये बनाई गई है एस सी एल दास गुप्ता, मतलब एस सी एल दास की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है कमेटी बनाई है, और ये क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी जो वहाँ पर ये घटना हुई है। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वीट प्रोडक्शन हुआ है इस बार। ठीक है, तो देखिए ये है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ है किसका, वीट का। ठीक है, तो पहले कौन था, फटाफट बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। इससे पहले वीट का प्रोडक्शन, लार्जेस्ट प्रोडक्शन किस राज्य में होता था? आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में नाडा ने किस खिलाड़ी को अपने वेयर अबाउट्स के ठिकाने बताने के लिए नहीं कहा है, इसके लिए कोई भी इशू नहीं, नोटिस नहीं जारी किया है। ठीक है, तो ये नहीं 3 पर्सन है इसमें जिनके लिए नोटिस जारी किया है कि वो अपने वेयर अबाउट्स बताएंगे, अपने ठिकाने बताएंगे। हर क्वार्टरली में बताना होता है नाडा को। ठीक है, तो किसके लिए नोटिस जारी नहीं हुआ है? तो ये नोटिस जारी नहीं हुआ है किसके लिए, जसप्रीत बुमराह के लिए। बाकी 3 पर्सन यानी जो रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा हैं, इनके लिए नाडा ने अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया है कि अपने अपने वियर अबाउट्स को मेंशन करके बताएं। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में इंडिया अपनी जो है एक मिलिट्री सेंड करेगा, ट्राई मिलिट्री सर्विस देगा। कहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगे, कहाँ पर, किसी नेशंस की विक्ट्री डे में। ठीक है, तो नेशंस की विक्ट्री डे में किसके,
रशिया की, ठीक है। तो रसिया की जो विक्ट्री डे है यानी किस लिए मनाई जाती है? 1945 में जो नाजीज़म थे, यानी जो हमारे यहाँ पर जर्मनी की सेना थी, उस पर विजय पाने के बाद 24 जून जो मनाया जाता है रसिया का विक्ट्री डे होता है। तो इस बार इंडिया अपनी मिलिट्री सेंड करेगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन से बैंक ने अपना जो है लेंडिंग ऑपरेशंस पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर लिया है। तो इसके बारे में हमने न्यूज़ में भी चर्चा की थी। तो इसका सही आंसर क्या है? बीओबी। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन है हमारा। इसमें आपको बताना है 6 जुलाई को लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन है वो किस राज्य में होने हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में क्या होगा, यानी 6 जुलाई को लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होने हैं। अच्छा आप बताइए कमेंट सेक्शन में कितने राज्यों में अभी प्रेजेंट टाइम पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और एक चीज़ और बताइएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टाइम पीरियड होता है यानी जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, फटाफट बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। तो आज के एमसीक्यू में इतना ही। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन मतलब जो न्यूज़ थी। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर ये थी कि हाल ही में पेप्सिको ने $3 मिलियन ये सेफ वाटर एक्सेस के लिए कहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक अहम हिस्सा है सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये $3 मिलियन जो इन्वेस्ट किए जाएंगे, ये कहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे? ये वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट करेगी पेप्सिको कंपनी। और इसका मेन एम होगा कि जो वहाँ की एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, उस एग्रीकल्चर कम्युनिटी को पूरी तरीके से सेफ वाटर मिल सके। और साथ साथ में वहाँ की जो वुमेंस हैं उनको भी रिस्क एरिया बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा रहता है जहाँ पर वाटर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उनको सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके, ये पेप्सिको का इनिशिएटिव है। अच्छा 2030 तक पेप्सिको का एक टारगेट है कि हम लगभग 100 मिलियन पीपल तक सेफ वाटर यानी वहाँ पर पहुँचाएंगे, सेफ वाटर को उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। आगे सेकंड न्यूज़ ये थी बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ज़रा बताएंगे? यानी 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा ये इसका आप जानते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा में, ठीक है। बड़ोदरा, ये बड़ोदरा करने इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा, ठीक है। वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। और उसकी जो टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है? जी हाँ, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। तो इसने भी हाल ही में क्या किया है, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना जितना भी लैंडिंग ऑपरेशन है वो पेपर से हटाकर पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीटली डिजिटल कर लिया है। तो अब इसका मेन एम होगा कि अगले 1 महीने में ये अपने पूरे पेपर्स को यानी लैंडिंग ऑपरेशंस के जो पेपर हैं उनको हटा के इसको पूरी तरीके से डिजिटल बनाना। डिजिटल से ये क्या होगा कि हमारे जो प्रोसेस हैं वो थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी और साथ साथ में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी इसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।